आराम से पढ़ना अपने को। डीसी थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं, सभी का ध्यान यहां होना चाहिए। टॉपिक का नाम है डीसी थ्योरी। क्या है? डीसी। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इसकी बात करूं डीसी थ्योरी किसे कहेंगे हम, तो हम कह सकते हैं विद्युत की वह शाखा जिसमें जिसमें डीसी डिस्ट धारा या डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट है ना, के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कहेंगे भाई। जिसके बारे में पढ़ा जाता है उसको क्या कहेंगे? अब डीसी के बारे में पढ़ा जाएगा तो डीसी थ्योरी, एसी के बारे में पढ़ा जाएगा तो एसी थ्योरी। होता है ना, विज्ञान की शाखा होती है ये, तो इसमें डीसी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये पूरा समझ में आना चाहिए डीसी क्या होती है। शॉर्ट लिख रहा हूं, आगे पढ़ेंगे। मान व दिशा क्या हो? नियत। जैसे चिन्ह की बात करें तो ये बन जाएगा अपने पास, ये यहां पे टी। इसके बाद में आ गया था अपने पास आवर्ती, तो आवर्ती कहेंगे चक्कर नहीं होने के, नहीं होने के कारण शून्य, क्योंकि जो सेकंड में चक्रों की संख्या होती है उसे कहते हैं आवर्ती, पर इसमें चक्कर नहीं होते हैं तो आवर्ती क्या रहेगी? शून्य। तो एफ बराबर क्या रहता है इसका? 0 हर्ट्ज। कितना रहता है भाई? 0 हर्ट्ज। इतना सा आप नोट कीजिए। इसके साथ ये जरूर नोट कर लेना आप, खोज की बात हो तो अभी आपको ये पता लगाना है एसी से पहले, एसी से पहले। अब इसके बाद में पूरा डीसी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अवयव घटक के बारे में, है ना। ये नॉर्मल चीज है, यहां तक आप छाप लीजिए एक बार, और ध्यान पूरा यहां होना चाहिए, पूरा समझ में आएगा आपके, है ना। थोड़ा जल्दी कीजिए, जल्दी करो भाई। अब देखो, डीसी में पढ़ेंगे सबसे पहले अवयव घटक के बारे में, जिसे एलिमेंट कहते हैं भाई, है ना। तो पॉइंट डाल लीजिए आप, एलिमेंट क्या कहेंगे? नाम हिंदी में अवयव या घटक। सबसे पहली बात, ये कहते किसे हैं? ये कहते किसे हैं? तो ये अपने पास परिपथ का निर्माण करते हैं भाई। ये क्या करते हैं? परिपथ का निर्माण। वह घटक जो एक वैद्युतिक परिपथ का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं वह, आप साथ के साथ छाप सकते हो, वह घटक जो एक वैद्युतिक परिपथ
सर्किट बोलते हैं ना, परिपथ का निर्माण करते हैं। वह घटक जो एक वैद्युतिक परिपथ का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? घटक। तो इसलिए देखो, परिपथ, जो परिपथ होता है ना अपने पास, परिपथ को अवयवों का समूह कह सकते हैं हम। परिपथ को क्या कह सकते हैं? अवयवों का समूह कह सकते हैं भाई। देखो ध्यान से समझो, वह घटक, अब अलग अलग घटक हो सकते हैं अपने पास, एक्टिव हो सकते हैं, पैसिव हो सकते हैं, रेखिक हो सकते हैं, अरेखिक हो सकते हैं, अलग अलग जो आगे पढ़ेंगे हम। तो उन सब से क्या बनेगा अपने पास? परिपथ। क्या बनेगा? परिपथ, जिसमें सुरक्षा युक्तियां भी हो सकती है, नियंत्रण युक्तियां भी हो सकती है, स्रोत भी हो सकता है, उपभोग युक्तियां भी हो सकती है। उनसे क्या बनता है? पूरा परिपथ बनता है अपने पास। तो ये होता है एलिमेंट्स। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। छाप लिए यहां तक? अब देखो, एलिमेंट्स पहले तो पढ़ेंगे दो प्रकार के हम, है ना। तो पॉइंट है अपने पास एलिमेंट, क्या कह सकते हैं इसे? घटक या अवयव कह सकते हैं भाई। एक होता अपने पास एक्टिव, कौन सा होता है? एक्टिव। हाँ जी, एक्टिव एलिमेंट, जिसको क्या कह सकते हैं? सक्रिय अवयव। क्या कह सकते हैं? सक्रिय अवयव। एक होता है पैसिव एलिमेंट, क्या कह सकते हैं? निष्क्रिय अवयव। क्या कह सकते हैं भाई? निष्क्रिय अवयव। इधर देखो ध्यान से, वह एलिमेंट, ध्यान से देखना, वह एलिमेंट जो लगातार लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं वो कौन से कहलाएंगे? एक्टिव। कौन से कहलाएंगे? एक्टिव। वह एलिमेंट जो लंबे समय तक लगातार ऊर्जा प्रदान नहीं करवा पाते, केवल ऊर्जा के रूप को चेंज कर सकते हैं, वो कहलाएंगे पैसिव एलिमेंट। कौन से कहलाएंगे? पैसिव एलिमेंट। ऐसे घटक जिनमें एम्प्लीफिकेशन का गुण पाया जाता है वह भी एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। वह एलिमेंट जिनमें प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन आयाम को बढ़ाने का गुण होता है उन्हें भी कौन सा कहेंगे? एक्टिव एलिमेंट। आ रहा है समझ में? तो पहली बात, इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम? वह एलिमेंट मतलब अवयव, वह अवयव जो लगातार लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। पहली बात समझ में आई? वह एलिमेंट जो लगातार लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, इसकी क्या बन जाएगी? वह एलिमेंट जो लगातार लंबे समय तक
ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते हैं। ये केवल ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। आया समझ में? दोनों परिभाषाएं, एक एक चीज आराम से देखते चलेंगे हम। वह एलिमेंट जो लगातार समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं, कौन कौन होता है भाई? सेल करवा सकता है भाई? सेल करवा सकता है? बैटरी करवा सकती है? बैटरी को मैं क्या कह सकता हूं? देखो, बैटरी को मैं डायरेक्ट कह सकता हूं सेकेंडरी सेल। इसको शॉर्ट सर्किट नहीं समझना, आप क्या समझोगे? सेकेंडरी सेल कह सकता हूं ना भाई? ये मेरी बात सुनो, सेकेंडरी सेल को डायरेक्ट बैटरी कह सकते हो और बैटरी को सेकेंडरी सेल कह सकते हो आप, है ना। इसके बाद में धारा स्रोत होता है, धारा देने वाला स्रोत धारा स्रोत, और विभव प्रदान करने वाला विभव स्रोत, ये विभव स्रोत। आया समझ में? इसके अनुसार लगातार समय के लिए, अरे सेल होता है, सेल देता है ना भाई लगातार, चाहे उसके पास 5 वोल्टेज हो चाहे 10 वोल्टेज हो, कि मैं लंबे समय तक आपको 5 वोल्टेज दे सकता हूं। बैटरी चाहे 12 वोल्ट की हो, चाहे 48 वोल्ट की हो, चाहे 24 वोल्ट की हो, वो लगातार लंबे समय के लिए क्या देती है अपने को? विद्युत धारा देती है। इसके क्या प्रदान करती है? वोल्टेज प्रदान करती है। धारा स्रोत लगातार धारा देगा, विभव स्रोत लगातार क्या देगा? विभव देगा अपने को। इसके बाद में देखो, इसके बारे में देखते हैं अब, पैसिव एलिमेंट। पूरा दिखाई दे रहा ना भाई? पैसिव एलिमेंट, अगर हम बात करें लगातार लंबे समय के लिए ऊर्जा कौन नहीं देता है? एक होता है RLC, मतलब प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर। इसके अलावा एक नया जो पूछ सकता है आपसे, बल्ब होता है। बल्ब आपको पता है वैद्युतिक ऊर्जा को प्रकाशित ऊर्जा में चेंज करता है ना भाई? वो खुद प्रदान थोड़ी करता है भाई, नहीं करता ना। जैसे आप वैद्युतिक सप्लाई हटाए, वो प्रकाशित ऊर्जा देना बंद कर दिया। ऐसे अगर ऑप्शन में देखें ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ये भी क्या करता है? अपने पास जो ऊर्जा का स्थानांतरित करता है भाई, एक कुंडली से दूसरी में भेजता है ना भाई, तो इसलिए ये भी कौन सा है? पैसिव। अगर यहाँ पे जनित्र के बारे में पूछ ले तो वैसा ही आ रहा है जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हो? जनित्र जो कौन सा भी हो सकता है, एसी हो सकता है, डीसी हो सकता है, जनित्र। यहां तक आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? अब मैंने एक और परिभाषा लिखवाई है, ये तो है फर्स्ट परिभाषा, और इसकी एक सेकंड परिभाषा आप ये याद रखोगे। ऐसे एलिमेंट जिनमें प्रवर्धन का गुण होता है, ऐसे एलिमेंट जो आयाम को घटा बढ़ा सकते हैं, उन्हें कौन से कहेंगे? एक्टिव एलिमेंट। जैसे डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, बीजेटी होता है, एपीटी होता है, मॉसफेट होता है अपने पास, ओपेम होता है, ये सारे किस में आएंगे अपने पास? एक्टिव एलिमेंट में। हम कह सकते हैं ऐसे अवयव जिनमें एम्प्लीफिकेशन, ऐसे मान लो, प्रवर्धन लिख लो, ऐसे अवयव जिसमें प्रवर्धन का गुण होता है, प्रवर्धन का गुण होता है। क्या कह सकते हैं प्रवर्धन के गुण के बारे में? अर्थात आयाम को
गट्ठा बढ़ा सकते हैं, जिसे कौन सा कहेंगे? एक्टिव एलिमेंट। कौन सा कहेंगे भाई? एक्टिव एलिमेंट। एग्जाम्पल बताइए आप, क्या हो जाएगा? डायोड होता है अपने पास, FET होता है अपने पास, या तो BJT बोल दो या ट्रांजिस्टर बोल दो, एक ही बात है भाई। क्या कह सकते हो आप? ट्रांजिस्टर। दूसरा कह सकते हो आप मॉसफेट। ऊपर हेडिंग तो डाल रखी है ना आपने, एलिमेंट ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा सा। मॉसफेट हो गया अपने पास, यहां पे UJT कह सकते हैं भाई, UJT। ओपेम कह सकते हैं, ये सभी क्या होते हैं अपने पास? एक्टिव एलिमेंट। क्या होते हैं? एक्टिव एलिमेंट। यहां तक आप छाप लीजिए भाई। पूरा तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। आराम से एक एक चीज मैं इनके ग्राफ तक बताऊंगा आपको कि निम्न में से ये ग्राफ कौन सा है। जैसे ऐसे पूछ लेता ना भाई, ये यूं और ये यूं, यहां पे V है, यहां पे I है, और ये ग्राफ कौन सा है? ये इसमें अलग अलग बताएंगे, एक्टिव है, अरेखिक है, कौन सा है। तो अभी ये पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो। ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, ग्राफ बताते नहीं है ज्यादातर, तो ग्राफ से हम आपको बताएंगे कि ये कौन सा है, ये कौन सा। आप पहले पढ़ो इनके बारे में, फिर आप पूरा बता सकते हो। एक एलिमेंट के प्रकार। छाप लिया यहां तक सबने? किसी के डाउट हो तो एक बार नहीं 100 बार पूछ सकता है। पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दिन उसका निचोड़ रहता है। फर्स्ट और सेकंड क्लास समझ में आने के बाद में अगली क्लास समझ में आ जाती है अपने को। तो किसी को कोई दिक्कत रहे तो आप पूछ सकते हो आराम से। आप पॉइंट डालो, एक्टिव एलिमेंट के प्रकार। जो आप शॉर्ट में लिख लो, मैं लिखवाता हूं ना ऐसे कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट अपने पास एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखो ध्यान से समझिए आप। एक्टिव के बारे में क्या पढ़ रहे हो आप? एक्टिव के बारे में ये पढ़ रहे हो कि ये लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करवा सकते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऊर्जा प्रदान करवाने के लिए कोई तो दूसरे के ऊपर निर्भर हो और कोई खुद के ऊपर निर्भर हो। जैसे मान लो आप पढ़ाई के लिए किसी टीचर के ऊपर निर्भर हो, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद के ऊपर निर्भर है। जो खुद के ऊपर निर्भर है उन्हें तो कौन सा कह सकते हैं हम? डिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट, खुद के ऊपर डिपेंड। और डिपेंडेंट का मतलब किसी अन्य के ऊपर आश्रित, यानी कह सकते हैं किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड। तो पहला है इसमें डिपेंडेंट। डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट। डिपेंडेंट का मतलब कह सकते हैं आश्रित, किसी के ऊपर निर्भर। यानी आश्रित का मतलब क्या हो सकता है? आश्रित। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। इसका मतलब क्या होता है? अवयव। क्या होता है? अवयव। इसके लिए कह सकते हैं इन डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट।
यानी खुद के ऊपर निर्भर एक्टिव एलिमेंट, ये किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। हाँ जी, इसकी परिभाषा की बात करें हम, देखो आराम से परिभाषा से समझ में आ जाएगा। ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये किसी अन्य के ऊपर निर्भर होते हैं भाई। आराम से देखना, लगातार लंबे समय के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसी अन्य के ऊपर निर्भर होते हैं। आया समझ में परिभाषा? बिल्कुल सरल भाषा में लिखवाता हूं मैं, आपके पूरा समझ में आना चाहिए। लगातार लंबे समय के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसी अन्य घटक के ऊपर निर्भर होंगे तो वो कौन सा कहलाएगा? आश्रित। किसी के ऊपर? आश्रित। आप किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो, मान लो अगर घर वाले साथ छोड़ा तो आपकी पढ़ाई छूट गई मान लो, तो आप किसके ऊपर आश्रित हो? घर वालों के ऊपर। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं होते हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद के ऊपर आश्रित होते हैं। भाई आज का खाना खाना है मुझे, तो मुझे खुद को कमाना पड़ेगा तब जाके खाना मिलेगा। किसके ऊपर निश्चित है? अपने ऊपर। घर वाले कमा के लेके आएंगे तब अपने को रोटी मिलेगी, तो हम किसके ऊपर निर्भर है? दूसरे के ऊपर, यानी आश्रित है किसी के ऊपर। तो हम कह सकते हैं, देखो ऊर्जा प्रदान कराने के लिए किसी अन्य पर निर्भर न हो। कह सकते हैं भाई, ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं हो। मेरे पास एक रोटी है, मैं एक रोटी खा लूंगा पर किसी से नहीं लूंगा। भाई सेल है 5 वोल्ट का है कि मैं 5 वोल्ट दे दूंगा पर किसी दूसरे से नहीं लूंगा। आया समझ में? 10 वोल्ट की बैटरी है कि बैटरी कहती है मेरे पास जितना उतना दे सकता हूं, किसी दूसरे से नहीं लूंगा। भाई ऊर्जा स्रोत है कि मैं ऊर्जा प्रदान कर सकता हूं, मैं किसी दूसरे से नहीं, धारा प्रदान कर सकता हूं, किसी दूसरे से नहीं लूंगा। विभव स्रोत है, विभव स्रोत कहता है कि मैं विभव प्रदान करवा सकता हूं, किसी दूसरे से नहीं लूंगा। पर एक अलग और आएगा अपने पास, धारा नियंत्रित धारा स्रोत होता है। एक तो धारा नियंत्रित कर रहा है, किसके ऊपर निर्भर है? धारा स्रोत पे। विभव नियंत्रित धारा स्रोत विभव को नियंत्रित कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड है? धारा के ऊपर। अभी पढ़ेंगे आगे हम। हाँ जी, लंबे समय के लिए ऊर्जा देने के लिए किसी अन्य के ऊपर निर्भर होते हैं, किसी अन्य के ऊपर निर्भर होते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, खुद के ऊपर निर्भर होते हैं। इसके एग्जाम्पल बताइए भाई, तो आप बता सकते हो एग्जाम्पल। ये होता है, देखो प्लस माइनस जहां पे आता है वो होता है विभव का। किसका होता है? विभव। तो इसको कह सकते हैं विभव स्रोत। क्या कह सकते हैं इसे? विभव स्रोत। अगर मेरे पास ये यूं बना है, एरो का निशान है, तो इसे क्या कह सकते हैं? धारा स्रोत। क्या कह सकते हैं इसे? धारा स्रोत। मैंने आपको जब वो पढ़ाया था ना वोल्ट मीटर एमीटर, वहां पे धारा ये प्लस का लिया था, प्लस माइनस लिया था, समझा रखा है वहां पे। अगर इसके बाद में बात करें हम, अरे सेल किसी दूसरे के ऊपर निर्भर थोड़ी होता है भाई, जितना होता है उतना दे देता है ना वो। अब कोई कहेगा नहीं गुरुजी पहले उसको वैद्युतिक सप्लाई देनी पड़ती है, वो तो सबको ही देनी पड़ती है। हाँ भाई, अपने को चलने के लिए पहले एनर्जी देनी पड़ती है, बात वही है ना, फिर बाद में तो हम खुद ही दे रहे हैं ना। तो ये कह सकते हैं सेल के बारे में,
ये क्या हो गया, एक है तो सेल, अगर एक से ज्यादा है तो यूं है तो क्या हो जाएगी, बैटरी। समझते हो आप, इसको क्या कह सकते हैं, बैटरी। आया समझ में। अब देखो, ये होने के बाद में, ये तो आगे 4 प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे। प्रकार कितने, 4 प्रकार के पढ़ेंगे जो अलग अलग होते हैं अपने पास। अब देखो, यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिखाई दे रहा है सबको, इसका तो यहां पे ले लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है निरूपण। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, निरूपण। तो इसका निरूपण होता है यूं, जैसे मान लो विभव के लिए बनाएंगे तो ये होगा प्लस माइनस, धारा के लिए बनाएंगे तो क्या होगा, एरो का निशान ये। अगर मैं निरूपण की आकृति की बात करूं, कौन सी होती है, वर्ताकार। दूसरी क्या कह सकते हो, गोलाकार। कौन सी कह सकते हो, गोलाकार। अगर इसके निरूपण की बात करूं, इसके निरूपण की बात करूं, तो मैं अगर बात करता हूं विभव स्रोत के बारे में तो प्लस माइनस, अगर धारा के बारे में बात करता हूं तो एरो का निशान। हो सकता है ना भाई। तो इसका निरूपण, आकृति कैसी है इसकी, आकृति कैसी है, डायमंड, या इसको क्या कह सकते हो आप, चतुर्भुज। क्या कह सकते हो, चतुर्भुज। अब किसी को दिखाई दे रहा है कि सर सम चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। तो चतुर्भुज है ना वो, तो भाई तो ये 1 और ये 2, ये होता है इसका निरूपण। तो क्वेश्चन पूछ ले कि डिपेंडेंट है, उसका निरूपण कैसा होगा, चौकोर। बोल सकते हैं ना भाई, चौकोर। जबकि इंडिपेंडेंट जो खुद के ऊपर निर्भर है, उसका क्या होगा, गोलाकार या वर्ताकार। इसका कैसा होगा, चौकोर, चतुर्भुज या डायमंड प्रकार का। यहां तक आप आराम से इसको वापस नोट कीजिए, जिसने नहीं किया था ना, तरीके से पढ़ो आराम। कि डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, अरे 4 प्रकार के होते हैं। कहां पे ध्यान है आपका। अब देखो यहां से क्वेश्चन आ रखा है, यहां से क्वेश्चन आ रखा है, कैसा क्वेश्चन आया है अभी मैं बताता हूं। छाप लिया आपने ये, तो 4 प्रकार के होते हैं, कौन, डिपेंडेंट। हेडिंग डाल रखी है ना आपने, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। जिसमें से पहला कोई सा भी ले लीजिए आप, धारा नियंत्रण धारा स्रोत ले लीजिए, धारा नियंत्रण विभव स्रोत ले लीजिए, है ना भाई। तो पहला अपने पास धारा नियंत्रण धारा स्रोत, धारा नियंत्रण धारा स्रोत। पहली बात तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, क्यों, देखो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तब आप अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टरों के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे एक नाम सुनोगे आप, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बारे में अगर बात होती है तो वो धारा स्रोत होता है, धारा को ही नियंत्रित करता है भाई। धारा स्रोत होता है, धारा को ही क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये लिखा हुआ आता है धारा नियंत्रण धारा स्रोत। तो इसके बारे में अगर पूछ ले तो पहली बात तो ये तो आपको याद रह गया,
इसका अगर इंग्लिश नाम बनाना चाहते हो तो धारा को कहते हैं करंट, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, इसको फिर कहते हैं करंट और इसको कहते हैं सोर्स। CCCS बता सकते हो आप? हाँ जी। अगर यहां पे देखो नियंत्रण, ये नियंत्रण अलग चीज है अपने पास और धारा स्रोत क्या है, अलग चीज है। तो पहली बात तो मेरी बात सुनो, यहां पे कौन सा स्रोत है, धारा स्रोत। कौन सा स्रोत है, धारा स्रोत। मुझे ये पता लगा कि प्लस आएगा या एरो का निशान आएगा, तो एरो का निशान आएगा। पहली बात, अगर आपने इससे पहले ढंग से पढ़ा तो कौन सा चिन्ह आएगा, एरो का निशान। कौन सा है, डिपेंडेड है, तो कौन सा आएगा, चौकोर। कौन सा आएगा, चौकोर। तो पहली बात तो इसका चित्र जो आया हुआ क्वेश्चन है ना, वो बता रहा हूं मैं। यो बनेगा भाई, ये कौन सा है, डिपेंडेड के लिए, और स्रोत कौन सा है, धारा। ये किसके लिए, स्रोत के लिए। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां के बाद में क्वेश्चन आता है, आर लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है, आर। और जिसको नियंत्रित कर रहा है वो लिखा हुआ आता है, किसको नियंत्रित कर रहा है, धारा को। धारा का कौन आएगा, आई। कौन आएगा, आई। और फिर आता है एक्स। क्या आता है, एक्स। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चित्र बना के ये निम्न में से क्या है। ऑप्शन हो सकते हैं अपने पास, डायरेक्ट ऑप्शन दे दे, मान लो BJT, यदि आपको दे दे CCCS, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो दो तो कभी देगा नहीं, और देगा तो कंडीशन देता है, AB दोनों देगा या और AC दोनों देगा, उपयोग से भी देगा या और कंडीशन देता है। तो ये तो होता अपने पास स्रोत कौन सा है, करंट का। कौन सा है, करंट का। एलिमेंट कौन सा है, डिपेंडेंट। कौन सा है, डिपेंडेंट। ये आर और ये धारा किसके लिए, आई किसके लिए, धारा के लिए, एक्स किसके लिए, नियंत्रण के लिए। किससे नियंत्रण हो रहा है, धारा से। इसकी परिभाषा अगर आप बताओगे तो क्या होगी कि ये कौन सा स्रोत है, धारा, और ये धारा को नियंत्रित करेगा। तो यहां पे अगर धारा यहां पे नियंत्रित होगी तो ये नियंत्रित करेगा। आ रहा ना समझ में? तो किसी अन्य के ऊपर निर्भर है ना भाई। यहां की धारा अगर नियंत्रित होगी तो ये आगे धारा को नियंत्रित करेगा, अगर यहां की धारा नियंत्रित नहीं है तो ये आगे की धारा को नियंत्रित नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो गया ना भाई। अब दूसरा देखो, हाँ इसका एक और वो लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो एग्जाम्पल होता है BJT। BJT को कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ट्रांजिस्टर। क्या कह देते हैं भाई, ट्रांजिस्टर। क्या कह देंगे इसको, ट्रांजिस्टर। आया समझ में? तो क्वेश्चन ये दे के पूछ ले कि निम्न में से कौन है, BJT है। निम्न में से कौन है, ट्रांजिस्टर है। निम्न में से धारा नियंत्रण, धारा स्रोत कौन होता है, BJT होता है, ट्रांजिस्टर होता है। या तो ये चित्र दे देगा या नाम दे देगा या ये CCCS दे देगा। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना भाई, बता सकते हो आप। दूसरा देखो, दूसरा देखो आप, दिखाई दे रहा है, सेकंड। सेकंड देखते हैं हम। ये धारा नियंत्रण है तो कहते हैं विभव नियंत्रण धारा स्रोत। फुल फॉर्म की बात करें तो V का मतलब विभव, C का मतलब कंट्रोल, इसी का मतलब करंट, इस S का मतलब सोर्स। VCCS हो गया। फुल फॉर्म बता सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। हाँ जी,
पहली बात तो स्रोत कौन सा है, धारा, प्लस माइनस आएगा या एरो का निशान आएगा, धीरे बता रहा हूं, वापस तरीके से समझ में आना चाहिए। तो कौन सा बनेगा, एरो का निशान। गोलाकार में बनेगा या चौकोर में बनेगा, चौकोर में, क्योंकि कौन सा पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट। कौन सा पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट। ये तो किसके लिए बन गया, धारा स्रोत के लिए। अब देखो आर कंट्रोल किससे हो रहा है, विभव नियंत्रण होने से। किससे हो रहा है, विभव नियंत्रण होने। स्रोत किसका है, धारा का, नियंत्रण किससे हो रहा है, विभव से। किससे हो रहा है, विभव से। अरे ये कोई और है, नियंत्रण किसी और से हो रहा है, दूसरा, दूसरे के ऊपर निर्भर है भाई, आ रहा है ना समझ में। तो ये आर किससे नियंत्रण हो रहा है, वी का, विभव का, और ये एक्स। आया समझ में। इसका उदाहरण पूछ ले आपसे तो इसका एग्जाम्पल होता है एफ ई टी। क्या होता है, एफ ई टी, ये होता है इसका एग्जाम्पल, एफ ई टी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आगे पढ़ेंगे एक एक के बारे में, समझ में आ रहा है यहां तक। तीसरा देखो, विभव नियंत्रण है, धारा स्रोत। अगला आएगा अपने पास विभव नियंत्रण विभव स्रोत। विभव नियंत्रण विभव स्रोत, हाँ जी। अब आप मुझे बताओ, इधर ले लेते हैं आगे, चित्र कौन सा आएगा, गोलाकार, स्रोत कौन सा है, विभव। ये लो, कौन आएगा, प्लस माइनस। कौन आएगा भाई, प्लस माइनस। ये तो हो गई यहां तक। कंट्रोल किससे हो रहा है, विभव। तो क्या आएगा, आर वी एक्स। आर वी एक्स आएगा भाई, ये यहां से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अगला चौथा, आप बता सकते हो, धारा नियंत्रण हो गया, विभव नियंत्रण, धारा नियंत्रण विभव स्रोत है ना, धारा नियंत्रण विभव हाँ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, यहां पे लिख दो, ओपेम होता है इसका एग्जाम्पल, ऑपरेशन एम्पलीफायर। क्या होता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर। धारा नियंत्रण विभव स्रोत, ये कहीं पे भी काम में नहीं लेते हम, ये कहीं पे भी काम में नहीं आता है। ये गोल है क्योंकि विभव स्रोत है, सॉरी गोल क्यों आएगा ये, क्योंकि कौन सा पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट। कौन सा पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट। मुझे ही पता लगा आपने नहीं बोला भाई, है ना, आप क्यों नहीं बोले भाई। अरे कंफ्यूज यार, मैं तो गलत पढ़ा के चला जाऊंगा फिर। अच्छा बोला था आपने, अच्छी बात है। नहीं वो तो मेरी बात सुनो, जाने अनजाने में जरूर हो सकता है, नहीं। हाँ जी, अरे विश्वास गया बाढ़ में, गलत पढ़ा गया तो विश्वास कुछ नहीं करेगा। विश्वास में देखा मैं आऊं, नीचे आएगा विभव तो प्लस माइनस। कंट्रोल किससे हो रहा है, आर आई एक्स। किससे हो रहा है, आर आई एक्स। हाँ यहाँ पे देखो, ये कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आर की जगह आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, वाई ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये क्वेश्चन में देगा वो, ये क्वेश्चन में देगा। ये लो भाई, दूसरा मैं समझा देता हूं, वाई आई एक्स ये ले सकते हो, इसको वाई वी एक्स,
अब वो ले सकते हो आप, है ना, पर ये ज्यादातर एक्स होता है, ये आर की जगह आप ले सकते हो, तो यहां पे भी ले लेना आप, यहां पे भी। ये कहीं पे भी काम नहीं लेते हैं, किसी भी जगह काम नहीं लिया जाता है, लिया जाता है। इसलिए लिख दिया क्योंकि कोई उदाहरण पूछने लग जाए भाई, है ना, तो उससे पहले लिख दिया मैंने कि उदाहरण पूछे जिससे पहले कि ये कहीं पे भी काम नहीं लिया जाता है। इसका धारा नियंत्रण विभव स्रोत, आराम से छापो। आ रहा है भाई समझ में? हाँ जी, उतार लिए। अब और दूसरे प्रकार से हम एलिमेंट के प्रकार पढ़ते हैं, जो एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर, रेखीय और अरेखीय, है ना। हाँ जी, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट। पहले एलिमेंट का प्रकार देखा हमने, एक्टिव और पैसिव। कौन सा देखा? एक्टिव और पैसिव। अब देखेंगे दूसरा एक और, एक होता है अपने पास लीनियर। कौन सा होता है? लीनियर एलिमेंट। कौन सा है? लीनियर एलिमेंट। इसको कह सकते हैं नॉन एलिमेंट, एलिमेंट। इसको कह सकते हैं अरेखीय अवयव। इसको कह सकते हैं रेखीय अवयव। कौन सा कह सकते हैं? रेखीय अवयव। हाँ जी, रेखीय का मतलब तो ये होगा किसी के सीधे ही समानुपाती, किसी के सीधे ही समानुपाती। जैसे ओम के नियम के अनुसार देखेंगे तो V प्रपोर्शनल I, मतलब ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम, ये तो गया रेखीय। अरेखीय ये होता है कि आप चाहे कम रहो चाहे ज्यादा रहो, हम आपके अनुसार नहीं चलने वाले, हम आपके अनुसार नहीं चलने वाले। तो हम एक के बारे में देखेंगे कौन किस में आएगा। जो रेखीय होगा वो ओम के नियम की पालना करेगा, और जो रेखीय नहीं होगा वो ओम के नियम की पालना नहीं करेगा। तो परिभाषा अलग अलग देख सकते हैं हम। यह कह सकते हैं वह अवयव जो किसी दूसरे अवयव के सीधे ही समानुपाती होता है, सीधे ही समानुपाती होता है। इसमें कह सकते हैं वह अवयव जो किसी दूसरे, एक मिनट, अवयव जो किसी दूसरे पर, किसी दूसरे के समानुपाती नहीं होते हैं।
अभी ये परिभाषा आपको नॉर्मल परिभाषा लग रही है, पर इस परिभाषा से बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। अभी क्या निकल के आएगा अभी देख लेना चाहिए आप। ये नहीं आप, हाँ जी, वह अवयव जो किसी दूसरे अवयव के ऊपर सीधे समानुपाती होता है। ये देखो, ये आई है, ये वी है। इसके अनुसार क्या हो रहा है, देखो इस चित्र के अनुसार, इस ग्राफ के अनुसार, कि वी के बढ़ने से, वी जैसे जैसे बढ़ रहा है आई वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनल आई, है ना भाई। तो सीधे समानुपाती है कि नहीं है भाई। तो इसको कौन सा बोल सकते हैं, रेखीय। कौन सा बोल सकते हैं, रेखीय। जो रेखीय होगा कौन से नियम का पालन करेगा, ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन करता है। अब मेरी बात सुनो ढंग से, अगर ये वी आई के सीधे समानुपाती है, ये आई वी के अनुसार चल रहा है, ये वी इस आई को चलने के लिए बोलता है तब चलता है, इसको रुकने के लिए बोलता है तब रुकता है, ये जब ये चलता है तब ये चलता है, जब ये खाता है तब ये खाता है। तो मैं कहूं अगर इसका मान में 0 कर दूं तो ये 0 होगा कि नहीं होगा भाई, 7 तो होगा ना भाई। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह एलिमेंट जिसमें इनपुट शून्य होने पर आउटपुट शून्य होना संभव होता है, किसमें, रेखीय में। हो सकता है ना भाई, ये जब इसके अनुसार चल रहा है तो ये 0 तो वो 0 होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। इसमें ये नहीं है, तू क्वेम पढ़, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, तू 8 घंटे पढ़ चाहिए, होता ना भाई ये। तो इसके लिए कह सकते हैं हम, इसमें ऐसे लिख दूं, इनपुट शून्य होने पर आउटपुट शून्य होता है, यह होना चाहिए, एक ही बात है। अरे ये इसके कारण चल रहा है, चलाने वाला शून्य है तो चलने वाला शून्य होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। तो हम कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनल आई, तो ये 0 तो ये भी 0। आ गया समझ में, इसके बारे में आओ। हाँ इसको देखो, अरे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से कि निम्न में से कौन से एलिमेंट में डाल नियत होती है। डाल किसे कहते हैं, देखो मैंने पहले बता रखा है ये, हाँ जी, ये होता है डाल। ये यहां पे देखो, ये ऐसे ही है, अगर ये बिल्कुल सीधा आएगा तो यूं ही आएगी ना, सेम दिखाई दे रही है आपको, ढाल। इसको क्या बोलते हैं, ढाल। क्या बोल सकते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। ये क्या होता है, चाहे यहां पे देखो चाहे यहां पे देखो, चाहे विपरीत साइड में आए तब भी ये क्या रहेगा, नियत रहेगा ना भाई। तो ये क्या रहेगा, स्लोप या ढाल क्या रहता है इसमें, नियत। क्या रहता है इसमें, नियत। ओम के नियम की पालना कौन करता है, एग्जाम्पल यहीं पे लिख लीजिए आप, कौन करता है, प्रतिरोध करता है कि नहीं करता है भाई, प्रतिरोध। आया समझ में ये, रेखीय। अरेखीय जो किसी दूसरे के ऊपर सीधे समानुपाती नहीं हो। अब देखो कैसे नहीं होगा भाई, उसके जैसे 2 उदाहरण देख लीजिए। हाँ पहली बात तो, सेकंड क्या पढ़ा, इनपुट शून्य तो आउटपुट क्या होना चाहिए, शून्य। किसमें, रेखीय में। अगर इनपुट V है तो आउटपुट क्या है, I। इसके अनुसार चल रहा है ना भैया। इसमें यह कहता है कि मैं शून्य हो गया
पर ये शून्य नहीं हुआ, ये तो यहां पे अभी परिभाषा क्या हुई, सीधे समानुपाती थोड़ी हुआ भाई। ये बोला कि हम तो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आय का जीरो है ना, ये भाई इधर जीरो होता है, फिर प्लस में एक दो, फिर इधर माइनस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, ग्राफ का पता है ना सबको। तो ये यहाँ पे क्या है, शून्य। तो ये कह रहा है कि हम शून्य से स्टार्ट हुए, और आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 5 5 मान लीजिए, 4 मान लीजिए कि हम शून्य से स्टार्ट हो रहे हैं, आप हमसे आगे स्टार्ट हो रहे हो, तो आप हमारे समानुपाती नहीं हो, आप हमारे अनुसार नहीं चल रहे हो, नहीं चल रहे हैं ना भाई। तो इसको कौन सा कहेंगे, नॉन लीनियर, अरेखीय। ये ओम के नियम की पालना करेंगे, नहीं करेंगे। इसमें देखो, अगर ये स्लोप यूं बने अपने पास, ये आई और ये वी, इसमें देखो यहां पे स्लोप बनाओ, यूं बनेगा, इतना बड़ा बन रहा है, यहां पे बनाओ, ये बन रहा है, तो स्लोप क्या बन रहा है, नियत नहीं है। अरे डाल नियत है क्या इसमें, नहीं है ना। ये कौन सा होगा, अरेखीय। कौन सा होगा ये, अरेखीय। आराम से समझो, डाल नियत नहीं, क्या बोल सकते हो, स्लोप। क्या बोल सकते हो, स्लोप। हाँ जी। अब ये जब समानुपाती नहीं है, अरे जब ये समानुपाती नहीं है तो हम कह सकते हैं ओम के नियम की पालना होगी क्या, नहीं होगी। ओम के नियम की, ओम के नियम, सॉरी, ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। इनपुट शून्य होने पर, इनपुट शून्य होने पर आउटपुट शून्य हो संभव नहीं है भाई। इनपुट शून्य हो, आउटपुट शून्य हो, संभव है क्या, नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर आउटपुट शून्य है तो इनपुट क्या रहेगा, शून्य। कौन से में, रेखीय में। इसमें शून्य नहीं होगा। अरे देखो ये वी चलाने वाला यहाँ पे, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ना भाई, जबकि यहां होना चाहिए था ना इसको। ये कौन सा है, अरेखीय। इसके उदाहरण बताओ जो सभी आ जाएंगे अपने पास, डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर होते हैं ना भाई। ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या, एग्जाम्पल डायोड कह सकते हो आप, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर। एक लिख दूं, रेक्टिफायर में सभी आ जाएंगे भाई, है ना। रेक्टिफायर लिख दूं, रेक्टिफायर, लिस्ट कार्य ना, छाप सकते हो आप आराम से। समझ में आ रहा है भाई, क्वेश्चन करोगे तब और भी ढंग से क्लियरिटी होगी आपके। जाके क्वेश्चन करके देखना, डीसी थ्योरी के क्वेश्चन करके देखना, डीसी थ्योरी यहीं से मजबूत होगी आपकी। अगर आपका ध्यान 100% बोर्ड पे है तो मेरे हिसाब से पूरी समझ में आएगी। और वापस फिर एलिमेंट के प्रकार अपने पास, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। हाँ जी, ये दिशा के अनुसार है। किसके अनुसार है, दिशा के अनुसार। तो कह सकते हैं एक दिशीय, जिसमें केवल क्या हो, एक दिशा, एक दिशीय अवयव, एक दिशीय अवयव, इसको कह सकते हैं द्विदिशीय अवयव। घटक भी बोल सकते हैं ना भाई, पहले बता दिया आपको। एक दिशीय को क्या कह सकते हैं,
यूनिडायरेक्शनल, और इसको बाई डायरेक्शनल। तो इसको यूनी यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, एलिमेंट, इसको बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, एलिमेंट। ये ए हटा देना चाहिए आप। वैसे एक का तो इतना कोई इशू नहीं रहता, पर फिर भी मिटा दे, सॉरी मिटा दे, क्या बताएं। है ना। हाँ, बताया नहीं, मिटा दे हैं। हाँ जी, बताएंगे भाई, लोड ना ले कोई भी। इसके बारे में फर्स्ट कह सकते हैं जिसमें जिसमें धारा प्रवाह की एक निश्चित दिशा होती है। सही बात है भाई, जिसमें धारा प्रवाह की एक निश्चित दिशा होती है, जैसे फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज होता है ना डायोड में। पढ़ रखा तो आपने, आप सीधे बैठ जाओ जो आपको ज्यादा समझ में आए मेरे हिसाब से। तो धारा प्रवाह की एक निश्चित दिशा होती है जिसमें जिसमें धारा प्रवाह की धारा प्रवाह की दोनों जिसमें धारा प्रवाह की दो दिशाएं होती है, ऐसे मान लो आप ना, दो दिशाएं होती है। अब देखो कि सर ये तो आपने बता दिया, पर एलिमेंट का जो इनका गुण है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताओ आप। तो ये तो सभी बताते हैं कि एक दिशा जिसको एक दिशा, दो दिशा जिसको द्विदिशीय। ये काम कैसे करते हैं या इन पे प्रभाव कैसे पड़ता है वो बताओ आप। तो देखो, अरे वह अवयव जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित होने पर उनका अवयव का गुण नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है, वो कौन से कहलाएंगे? एक दिशा। और वह अवयव जिनमें धारा प्रवाह की दिशा चेंज करने पर उनका अवयव का जो गुण है वो समाप्त नहीं होता, उसे कौन सा कहेंगे? द्विदिशीय। हाँ जी, अभी समझना आराम से ढंग से। वह अवयव जिसमें धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित होने पर उसका घटकीय
गुण समाप्त समाप्त या कम ज्यादा हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? वह अवयव जिसमें धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित करने पर अवयव के गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अब देखो यहां तक तो आपके समझ में कम आया होगा। हाँ जी भाई, इधर देखो ध्यान से। जिसमें धारा की एक निश्चित दिशा होती है, जिसमें धारा की दो दिशा होती है, वह अवयव जिसमें धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित करने पर अवयव के गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मेरी बात सुनो, ये मेरे पास आर है। कौन? आर का मतलब है प्रतिरोध। ये मेरे पास इंडक्टर है, इंडक्टर का मतलब कौन है? एल। और ये मेरे पास क्या है? कैपेसिटर। क्या है मेरे पास? कैपेसिटर है। ये कौन है? आर। ये कौन है? एल। ये कौन है? सी। इधर देखो आराम से, ये मेरे पास समझ जाओगे आप, पढ़ रखे हो थोड़े बहुत। ये कौन है? डायोड। और ये कौन है? डायोड। ये कौन है? डायोड। दो डायोड है। इधर देखो ध्यान से भाई, अरे मेरे पास धारा ये ए बिंदु मान लूं, ये बी बिंदु मान लूं। इस समय इसका प्रतिरोध है 5 ओम। कितना है? 5 ओम। अरे ये धारा इधर से गुजरेगी तब भी धारा का विरोध करेगा भाई, करेगा ना। अगर मैं धारा इधर से न गुजार कर इधर से गुजार दूं, तब भी ये क्या करता है? धारा का विरोध करता है। इसमें चाहे धारा आप इधर से गुजारो चाहे इधर से गुजारो, ये भी क्या करेगा? धारा का परिवर्तनों का अलग अलग कंडीशन होती है वो तो भाई, इसमें भी यही होगा, चाहे दिशा ये हो चाहे दिशा ये हो। चाहे तो ये हो चाहे ये हो, जो भी है ना। हाँ जी, अब देखो यहां पे तो आपके समझ में आ गया। इसको कौन सी दिशा बोल सकते हो? अगर आपकी धारा इधर से इधर जा रही है, इसमें यूं है, इसमें यूं है। अरे अलग अलग है ना ये। इसको तो बोल सकते हो आप अग्रगामी, इसको बोल सकते हो पश्चगामी। ये होती है कौन सी? रिवर्स भाई। हाँ जी, इसमें ये होती है अग्रगामी। आप देख रखे हो क्या कि जब डायोड में दिशा चेंज की जाती है तो उसमें प्रतिबाधा बहुत ज्यादा हो जाती है। पढ़ रखे हो क्या आप? एक ओपन परिपथ की भांति कार्य करने लग जाता है। पढ़ रखे हो क्या? धारा का प्रवाह नहीं होता है। अरे इधर से समझो, इधर से धारा गुजर रही है, रुकावट बहुत ज्यादा आ गई ना भाई, आगे धारा जाएगी क्या? नहीं जाएगी।
तो धारा की दिशा चेंज करने से इसका गुण चेंज हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया ना। जिसमें धारा की दिशा चेंज करने से गुण चेंज हो जाए वो कौन सा कहलाएगा? एक दिशा। जिसमें धारा की दिशा चाहे ए से बी रहे चाहे बी से ए रहे, उसके मान पे और उसके गुण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चाहे प्रतिरोध को आप यूं लगाओ चाहे यूं लगाओ, चाहे धारा ए से बी गुजारो चाहे बी से ए की तरफ गुजारो, वही धारा का क्या करेगा? विरोध। वही क्या करेगा? धारा का विरोध। अब इसमें यह कहता है कि हम इस कंडीशन में तो आर का मान है वो क्या रख लेंगे? कम। जिससे क्या होगा भाई? धारा क्या चलेगी? ज्यादा चलेगी। पर आप हमें इस कंडीशन में रखोगे तो जो डायोड का प्रतिरोध वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। इस कंडीशन में धारा क्या चलेगी? कम। हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो उदाहरण रखने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को। हम कह सकते हैं कि एक दिशा युक्ति कौन सी है? डायोड एक दिशा युक्ति है। कह सकते हो क्या? प्रतिरोध के बारे में पूछे द्विदिशीय युक्ति है, यानी इंडक्टर के बारे में पूछे कौन सी है? द्विदिशीय। कैपेसिटर के बारे में पूछे कौन सी है? द्विदिशीय। रटने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं पड़ी। आपको समझ में आया? ये आ गया पूरा। वह एलिमेंट जिसमें धारा की दिशा चेंज करने पर गठकीय गुण पर प्रभाव पड़ता हो कौन सा कहलाएगा? एक दिशा। जिसमें धारा की दिशा चाहे ए से बी रखो चाहे बी से ए की तरफ रखो, उसके गठकीय गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो कौन सा कहलाएगा? द्विदिशीय। कौन सा कहलाएगा? द्विदिशीय। आ रहा होगा समझ में आराम से। इसके उदाहरण कौन कौन हो गए? डायोड, ट्रांजिस्टर। होता ना भाई, जो भी एक दिशा युक्ति होती है वो इसके उदाहरण हो जाएंगे, जो द्विदिशीय युक्ति होती है वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। आप लोग आराम से छाप लीजिए। इतनी सरल भाषा में और इतना अच्छा कोई नहीं समझाएगा आपको ना। तो अगला और छापो आप। एलिमेंट। हाँ, लम्प्ड एलिमेंट। एलिमेंट, हाँ जी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट। इसको बोलते हैं वितरित अवयव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा भाई। एक त्रित अवयव। हाँ जी, इसके बारे में अगर बात हो तो ये देखते हैं हम केवीएल व केसीएल। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही किरचॉफ के नियम है। किरचॉफ वोल्ट लो, किरचॉफ करंट लो। केवीएल व केसीएल के नियमों की पालना नहीं करते हैं। जो केवीएल केसीएल नियमों की पालना नहीं करता वो ओम के नियम की पालना नहीं करता भाई। ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसमें केवीएल व केसीएल नियमों की पालना
करते हैं। जो इसकी करेगा वो किसकी करेगा? ओम के नियम की भी करेगा भाई। ओम के नियमों की पालना करते हैं। ओम के नियमों की पालना करते हैं। एग्जाम्पल बताए भाई। इसमें देखो, सबसे पहली अगर वितरित अवयव की बात करेंगे हम सबसे पहले, तो इसमें होता है, देखो, ऐसे ले लो आप तो ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड या हम कह सकते हैं वितरण और पारेषण लाइन। पारेषण और वितरण लाइन। पारेषण व वितरण लाइन। इसमें देखो क्या होता है, एक त्रित अवयव में इसमें होता है और भी लगा हुआ हो सकता है, ये R1, ये R2। अरे इसमें देखो ये क्या होता है अपने पास, ये पारेषण या वितरण लाइनें होती है। अगर आपसे मान लो यहां का पूछे कि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप क्या है, तो आप इतना सा नहीं बता पाते हो, पूरे का ही बताते हो, नहीं बता सकते ना। इसमें अगर आपसे पूछे यहां पे मान लो 10 वोल्ट है, इसका मान 5 है, इसका मान 2 है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप आप बता सकते हो इसका कितना होगा भाई? अरे कितना होगा अपने पास? आराम से हम बता सकते हैं। जो क्या होगा यहाँ पे V बराबर I इंटू R, इसका क्या होगा? V बराबर I इंटू R। अभी निकालना नहीं, पहले बता रखा है आपको वो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उत्तर नहीं बताना, ये बताना कि अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ये किसके अनुसार होता है? ओम के नियम के अनुसार आप निकाल सकते हो। ये ओम के अनुसार तो देखोगे आप कि V बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, निकालोगे ना ये, तो ओम के नियम की पालना होगी भाई। जो ओम के नियम से हल नहीं होंगे वो कौन से नियम से होंगे? केवीएल या केसीएल। केवीएल या केसीएल। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। जल्दी से पहला भाग पढ़ रहे हैं एलिमेंट के बारे में, अवयव या घटक के बारे में। इन घटकों को इसलिए पढ़ा है, पहले इनसे निर्माण होगा परिपथ का। किसका निर्माण होता है? परिपथ का। जो अलग अलग प्रकार के परिपथ हो सकते हैं, बंद परिपथ, खुला, है ना, और लघु परिपथ, सरण परिपथ, अलग अलग प्रकार के परिपथ होते हैं। तो ये अवयवों से मिलकर क्या बनता है? परिपथ। अब भी हम इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, ग्राफ वाले क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हम वो क्वेश्चनों के माध्यम से समझाएंगे उनको ना। क्वेश्चन लेंगे कि ये निम्न में से ये कौन सा है, ये निम्न में से ये कौन सा है, निम्न में से ये कौन सा है, निम्न में से ये कौन सा है, आपको बताना पड़ेगा, है ना। हम आपको हल करवाएंगे। तो आपसे अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो हम करवाएंगे। घर पे जाके देखना, ग्राफ वाले क्वेश्चन हल हो जाते हैं तो। हाँ जी, अब पॉइंट डालो, परिपथ। परिपथ हाँ जी, क्या कहते हैं परिपथ को? सर्किट। क्या कहते हैं? सर्किट। शॉर्ट नाम मैंने बता रखा है पहले आपको। क्या होता है? CKT। क्या होता है? CKT शॉर्ट में। हाँ भाई, क्या हो रहा है अभिषेक? हाँ जी, क्या कह सकते हैं उनके बारे में? क्या परिभाषा पढ़ी कि वह घटक
जो परिपथ का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे ना भाई। तो क्या कह सकते हैं? परिपथ कि अवयवों के समूह को ही क्या कह सकते हैं? परिपथ। एक तो ये परिभाषा हो गई। या कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के अवयवों को व्यवस्थित क्रम में लगाकर वैद्युतिक कार्यों के लिए तैयार किया गया मार्ग या पथ परिपथ कहलाता है। या आप कह सकते हो अवयवों के समूह को क्या कह सकते हैं? परिपथ कह सकते हो आप। जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के। यहां तक आप छापो। व्यवस्थित क्रम का मतलब आपको पता है। व्यवस्थित का मतलब कि पहले स्रोत, फिर उसके बाद में सुरक्षा युक्ति, उसके बाद में नियंत्रण युक्ति, उसके बाद में उपभोक्ता युक्ति। पढ़ रहे क्यों ना इतना साग? तो भाई पहले स्विच लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं, ये तो पढ़ रखे हो ना आप। तो वो व्यवस्थित क्रम हो गया भाई। पहले किसको लगाना है, बाद में किसको लगाना है, ये हो गया व्यवस्थित क्रम। अभी आएगा, आ गया ना? छाप लिया तो पॉइंट डालो। परिपथ के प्रकार, परिपथ के प्रकार मिटा दें। थोड़ा जल्दी छापो भाई। परिपथ के प्रकार पहला पढ़ते हैं हम। बंद परिपथ क्या कह सकते हैं? क्लोज सर्किट। हाँ जी। पहली बात तो वह परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होता है। आया समझ में? जिसमें धारा का प्रवाह होता है। हाँ जी, जिसमें धारा का प्रवाह होता है। अब मेरी बात सुनो, ये कोई भी परिपथ है, ये कोई भी परिपथ है मेरे पास। इधर देखो भाई, ये कोई भी परिपथ है। ये ऐसे लगा दिया हमने, ये छोटा है ना, समझते हो आप? हाँ जी, ये परिपथ अपने पास। इसके बारे में अगर बात करें हम कि बंद परिपथ में क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। तो हम कहें कि बंद परिपथ में धारा का प्रवाह होगा, वो उस परिपथ की बाधा के अनुसार होगा। अगर बाधा ज्यादा तो आई कम, अगर बाधा कम तो आई ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में धारा का प्रवाह उसमें उत्पन्न बाधा के अनुसार होता है। कह सकते हो भाई? तो अगली लाइन लिखो।
बंद परिपथ में धारा का प्रवाह उसमें उपस्थित बाधा का मतलब क्या लिख सकते हो आप? रेजिस्टेंस। क्या लिख सकते हो? रेजिस्टेंस। उसमें उत्पन्न बाधा, उपस्थित बाधा के अनुसार होता है। बंद परिपथ में धारा का प्रवाह उसमें उत्पन्न यानी उपस्थित, एक ही बात है, उपस्थित बाधा के अनुसार होता है। कैसे? समझ में आया आपके? बाधा ज्यादा तो धारा कम, अगर बाधा कम तो धारा ज्यादा। पढ़ रखे हो ना आप? ये पहले पढ़ रखे हो। तो इसमें पूर्ण रूप से धारा का प्रवाह होता है बंद परिपथ में। एक तरह से धारा प्रवाहित बंद परिपथ में होती है ना। तो ये हो गए चालू कंडीशन। इसको बंद नाम है ना, तो वो मत समझ लेना आप। जैसे स्विच बंद है ना, उसका मतलब परिपथ इस टाइम खुला है। स्विच बंद है तब परिपथ खुला है, और परिपथ बंद है तब स्विच क्या है? खुला। होता ना ये चीज, तो उल्टे होते हैं। तो क्लोज शब्द से आप ये समझ ले कहीं पे इसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। क्लोज का मतलब देखो ये होता है, ये स्विच है, इसका मतलब क्लोज मतलब बंद, और ओपन मतलब ये खुला हुआ। आ गया समझ में? ये तो इस टाइम कौन सी कंडीशन है? ये बंद। तो बंद परिपथ का चित्र ही बना लीजिए चाहे आप। हाँ जी, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, पहले सुरक्षा युक्ति जोड़ेंगे या नियंत्रण युक्ति जोड़ेंगे। अभी आपको देखना ओनली स्रोत के बारे में और उपभोग बिंदु के बारे में। ये क्या है भाई? स्रोत। ये यहां पे लोड आपका कोई सा भी हो सकता है, प्रतिरोध हो सकता है भाई। हाँ जी, इधर प्लस इधर माइनस। तो अभी इसमें क्या हो रहा है? धारा का प्रवाह। अगर मैं यहां से खोल दूं तो इसमें धारा का प्रवाह होगा क्या? नहीं होगा। तो इस समय कौन सा परिपथ है? ये बंद परिपथ। कौन सा परिपथ है? ये बंद परिपथ। कौन सा है? बंद परिपथ। आया समझ में? हाँ जी। खुला या ओपन सर्किट, खुला या ओपन सर्किट, सबको क्या कहोगे? खुले परिपथ को ओपन सीकेटी लिख दूं, आ जाएगा समझ में? ओपन सर्किट क्या होगा भाई? ओपन सर्किट। यहां पे ध्यान रखो भाई, है ना, पीछे वाले भी यहां पे ध्यान रखो। हाँ भाई, हेलो, पहले चित्र बना देता हूं मैं। खुला परिपथ, ये आपका उसके जैसे क्या लगा है? लोड। ये आपका क्या है? स्रोत। क्या है ये? स्रोत। अब ये मान लो यहां से खुला हुआ है, ये क्या है? यहां से खुला हुआ है। इधर से कौन आई? धारा आई, है ना? आई तो यहां पे आके रुक गई। अब यहां पे आके रुकेगी तो यहां पे क्यों रुकी भाई? वो यहां पे प्रतिबाधा क्या है? ज्यादा, तब ये रुकेगी भाई। अरे यहां से पानी आया, यहां पे आके रुक गया, तो यहां पे रास्ता क्या है? बंद, तभी रुक पाए ना भाई। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। आया समझ में? धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? बाधा क्या है? ज्यादा। इससे पहले मैंने पढ़ा रखा, परिपथ में गुजरने वाली विद्युत धारा किसके ऊपर निर्भर होगी? उसमें उत्पन्न बाधा के अनुसार। उस बाधा कम तो ज्यादा, और बाधा ज्यादा तो कम। तो ये क्या हो गया?
दूसरा, इसमें अब ये लिख लिया धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये देखो यहां पे क्या हो गया, ये बंद परिपथ, तो बंद तो आर क्या हो गया यहां पे ज्यादा, क्या हो गया आर ज्यादा, तो बंद परिपथ तो आर क्या हो गया ज्यादा, तो धारा क्या रहेगी कम, धारा क्या रहेगी कम। अब देखो ये वोल्टेज का भी यहीं पे बता देता हूं, ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी थी आपकी, ये क्या थी 10 वोल्ट की बैटरी थी। अगर इस परिपथ में धारा जाती, इस परिपथ का मान 2 ओम, इस परिपथ में धारा जाती मान लो 4 एम्पियर की, कितने एम्पियर की 4 एम्पियर की, तो आप इस प्रतिरोध के लिए ये कहते हैं कि आपने 2 गुणा 4 बराबर 8 वोल्टेज खपत किया है भाई। इधर देखो ढंग से, अरे इधर देख लो, अभी क्वेश्चन पूछा था वही बता रहा हूं, आपने जवाब नहीं दिया था, फिर भी ध्यान पता नहीं कहां पे, यहां पे 2 घंटे तो इधर देखा करो, कम से कम आराम से देखा करो। फिर इस प्रतिरोध का मान कितना है 2 एम्पियर, इसमें गुजरने वाली धारा का मान कितना है 4 एम्पियर। आपसे कहे कि ये प्रतिरोध कितना वोल्टेज ले रहा है, तो आपने निकाला कितना ले रहा है 8 वोल्टेज। अब मेरा जो ये वोल्टेज यहां पे था, ये चल रहा था कितना वोल्ट है 10 वोल्ट, जब इसके पास पहुंचा ही नहीं तो ये खपत करेगा क्या, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना भाई। तो यहां पे जितना था वहां पे भी इतना ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए कह देते हैं आता ना कि ओपन परिपथ में विभव का मान क्या होगा, स्रोत विभव के समानुपाती होता है ना भाई, पढ़ रखे हो आप और रटते हो ये चीजें। अरे बैटरी पे जब कोई लोड नहीं है तो उसका विभव क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है, वही तो होता है ना, वही बात बता रहा हूं मैं। हाँ जी, आर क्या है ज्यादा, तो धारा क्या रहेगी कम। ये तो हो गया प्रैक्टिकल, किसकी बात हो गई है प्रैक्टिकल। अब आदर्श कंडीशन पूछी जाती है ना अपने को, तो खुला है तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए धारा, अरे टूटी बंद है तो पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए ना, तो क्या होना चाहिए अनंत, ये क्या होनी चाहिए शून्य, ये क्या होनी चाहिए शून्य, और ये क्या होना चाहिए अनंत, ये क्या होना चाहिए भाई अनंत। आ रहा है समझ में। अब देखो V की बात करें तो V क्या होना चाहिए अधिकतम, अधिकतम मतलब जितना है उतना ही होना चाहिए ना भाई। अरे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ये स्रोत है, अरे ये स्रोत है, और ये क्या है VT, ये क्या है VT टर्मिनल वोल्टेज कह सकते हो ना आप। अरे मैंने बता रखा लोड का जो विभव होता है उसे टर्मिनल वोल्टेज कह सकते हैं क्या, पढ़ा रखा है पहले, फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप। तो टर्मिनल वोल्टेज स्रोत वोल्टेज के बराबर है, तो कह सकते हैं ओपन सर्किट है, क्या है ओपन सर्किट। प्रतिरोध क्या है ज्यादा, प्रतिरोध क्या है ज्यादा। अब आप उसके अनुसार नहीं जाओगे, V प्रोपोर्शनल I, तो कि गुरुजी इसमें धारा नहीं जा रही तो ये शून्य हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई, नहीं होगा ना भाई। जितना वोल्टेज आपने दिया वो तो रहेगा ना, खपत होने के बाद की बात थी वो तो, हाँ खपत नहीं करा कोई। अरे आपके पास 10 है, अरे 10 इसने खपत ही नहीं किया तो यहां पे भी 10 ही रहेगा ना भाई, रहेगा ना 10 ही। तो क्वेश्चन पूछ ले, ये खुला परिपथ है उसमें प्रतिरोध क्या होता है अधिक, पहली बात तो धारा क्या होती है कम, वोल्टेज क्या होता है अधिक, जितना है उतना बैटरी का जितना। अरे मेरी बात सुनो, 10 वोल्ट की बैटरी है, यदि आप काम में ले रहे हो उससे 5 वाट का लोड चला रहे हो तो इस लोड के अनुसार वोल्टेज कम होगा। और आप काम ही नहीं ले रहे हो और यूं ले जाके छोड़ दिया थोड़ी दूर, तो ये कहेगी मेरे पास 10 है, वो 10 रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके पास रहेगा ना भाई। तो बात वही तो हुई, यहाँ पे लाके छोड़ दिया आपने तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन पूछ ले ओपन सर्किट पे 2 टर्मिनलों के बीच विभव क्या होगा, जितना उतना ही अधिकतम।
ऐसे। हाँ वो अलग चीज है, वो तो सभी के समान होता है भाई, वो तो ऐसे होता है वहां पे भाई, आप इसकी बात कर रहे हो ये यूं और ये यूं, पे इस पे 10 है तो इस पे भी 10, वो अलग बात है, वो अलग है ना, वो बात अलग है भाई। ये समझ में आया क्या आपके? आदर्श, तो इसमें आदर्श में प्रतिरोध क्या है? अनंत। धारा क्या है? शून्य। V के बारे में क्या कहूंगा? V के बारे में हम ये कहेंगे स्रोत वोल्टेज के बराबर, कह सकते हैं ना भाई। VT के बारे में क्या कहेंगे? स्रोत वोल्टेज के बराबर, यानी VS के बराबर। क्या कहोगे? VS के बराबर। आया समझ में? खुला परिपथ, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, या क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से परिपथ में प्रतिबाधा का मान अत्यधिक या अनंत होता है। किसमें होता है? ओपन सर्किट में। बंद हो गया, खुला हो गया, शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं? लघु परिपथ। क्या कहते हैं? लघु परिपथ। लघु का मतलब है छोटा परिपथ। शॉर्ट सर्किट। हाँ जी, पहली बात, उसमें क्या पढ़ रहे थे मैं? एक में तो उसकी बाधा के अनुसार धारा का प्रवाह हो रहा था, एक में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। तो अलग अलग कंडीशन रखते हैं ना भाई सब। अरे एक बाप के 4 बेटे हैं, वो भी अलग अलग कंडीशन रखते हैं। एक क्या बोल रहा है कि पिताजी बोलेंगे वैसे धारा गुजारूंगा मैं, कम के लिए बोलेंगे तो कम, पिताजी ज्यादा के लिए बोलेंगे तो ज्यादा। एक बोल रहा बिल्कुल नकटा बूचा, सबसे ऊंचा हूं, कुछ नहीं करूंगा, पढ़ाई तो करना ही नहीं है। ये बोल रहा है कि पिताजी नहीं बोलेंगे तब भी पढ़ाई करूंगा, और बहुत जोरों से पढ़ाई करूंगा, और बहुत घंटे पढ़ाई करूंगा, है ना। एक भाई साहब ये होता है, लिखा भेजते हैं इधर और निकल जाता है इधर से, लीकेज हो जाता ना भाई रास्ते में। पहले आप भी करते थे, स्कूल भेजते थे और रास्ते से आप लीकेज होके बाहर निकल जाते थे ना, है ना भाई। हाँ जी, तो लघु परिपथ आवानी, इसमें अरे इसमें धारा का प्रवाह अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि इसमें उत्पन्न बाधा का मान शून्य होता है, शून्य होता है। इस कारण इसमें क्या होता है? धारा का प्रवाह अत्यधिक होता है। इसमें वोल्टेज क्या होगा भाई विभव? शॉर्ट सर्किट में बताओ, अभी हम बताएंगे भाई क्या होगा। हाँ जी, क्या हो गया? हाँ भाई, अरे उसके जैसे ये देख लो, ये था अपने पास, ये अभी कौन सा है? अरे कौन सा है ये? बंद परिपथ। कौन सा है? बंद परिपथ। अगर ये यहां से यहां शॉर्ट हो जाए, यहां से यहां शॉर्ट हो जाए, तो मेरी बात सुनो, इधर देखो, अरे हवा इधर देखो, ये धारा चल रही है यहां से, तो ये यहां पे शॉर्ट हो गया, तो ये धारा इधर से चलेगी ना भाई, इसमें क्यों जाएगी? इसमें तो बाधा है, इसमें धारा नहीं जाएगी। जैसे मैंने एक दिन बताया था आपको, ये क्या है?
बल्लभ का बताया था ना। इधर बाधा है तो यहां से जाएगी भाई, तो इसमें धारा का मान क्या रहेगा, कम, और यहां पे क्या रहेगी धारा, अधिक, क्योंकि इसकी अपेक्षा यहां पे प्रतिरोध क्या है, कम है, कम है ना प्रतिरोध। अब देखो, अगर मुझे वोल्टेज देखना है, यहां पे कितना वोल्टेज है, 10 वोल्टेज है, मुझे यहां पे वोल्टेज देखना है, तो मैं वोल्ट मीटर है ये रहा, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, यूं लगाऊंगा भाई, ऐसे ही लगाऊंगा मैं। तो ये देखो शॉर्ट हो रहा है, इधर देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तो ये वोल्टेज क्या बताएगा, 0 वोल्ट। क्यों, अगर इसको मैं यहां पे समझाऊंगा, हाँ गुरुदेव 0 ही होगा भाई, ये वोल्टेज है, इसका ये है, और इसका ये, दोनों एक जगह होंगे तो कुछ मान बताएगा क्या, ये नहीं बताएगा ना, 0 होगा कि नहीं होगा। आप अनंत क्यों बता रहे थे, पहले अनंत बोला था किसी ने, हाँ जी, तो अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये आ रहा है समझ में, आ रहा है क्या, विष्णु क्या नाम है, हाँ हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं भाई। कौन सा परिपथ है, शॉर्ट सर्किट, आर क्या होगा, कम, जब जाके तो धारा क्या होगी, ज्यादा, धारा क्या होगी, ज्यादा, वोल्टेज क्या होगा, कम, वोल्टेज क्या होगा, कम। अगर इसके बारे में बात करें, ये क्या होगा, शून्य, इसके बारे में बात करें तो ये क्या होगी, अनंत, इसके बारे में बात करें तो ये भी क्या होगी, आर शून्य, तो ये भी क्या होगा, शून्य, होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना अपने पास, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यहां से शॉर्ट सर्किट परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है, 0, धारा का मान क्या होता है, अनंत, वोल्टेज का मान क्या होगा, शून्य, क्या होगा, शून्य। छापो, आ रहा है, परिपथ, सरण परिपथ, लीकेज, लीकेज सर्किट, मिटा के लिख देता हूं मैं, लीकेज सर्किट, वह परिपथ, वह परिपथ जिसमें अचालक हटने या नमी के कारण धारा का धारा का धारा का धारा का कुछ अंश मुख्य धारा दिशा से कूद जाता था या भटक जाता था ना, वह परिपथ जिसमें अचालक हटने, भाई इंसुलेशन छिल जाने से या नमी के कारण धारा का कुछ अंश मुख्य धारा दिशा से विपरीत या बार
निकल जाना क्या कहलाता है? सरण परिपथ। जैसे ये है कोई परिपथ अपने पास, इसमें मान लो ये धारा यहां से चल रही है यूं, तो इसमें से यहाँ पे इंसुलेशन हट गया है इसे मान लो, तो यहाँ से धारा का कुछ अंश ही बाहर निकल गया जो दीवार पे आ रहा है। ये ना इधर क्या है? दीवार। तो किसके कारण आ सकता है? नमी के कारण या इंसुलेशन हट जाने के कारण। दो ही कारण हो सकते हैं भाई। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? लीकेज। क्या हो रहा है? लीकेज। हाँ जी, अब पूछो, आप क्या पूछ रहे थे दिनेश? बोल रहे थे ना अभी तो। हाँ वो कोई बात नहीं है, मतलब कहते हैं ना कुल धारा जिसमें से कितना लीकेज हो रहा है। आगे पढ़ोगे आप, ये पढ़ाते हैं उपयोगिता गुणांक, है ना, वहां पे कुल जिसमें से कितना उपयोग हुआ और कितना, है ना, लीकेज निकालते ना, वैसे निकाल सकते हो आप। इस धारा 1/5000 वे अंश पढ़ रखा ना आईटीआई में। कुल धारा का 1/5000 वे अंश के बराबर। हाँ जी, इसको और बताएंगे फिर। ये मिली से कम है ना, ये भी तो पूछ लिया जाता है ना भाई, कितना मिली होगा ये, मिली में निकाले तो, लीकेज धारा का मान मिली में पूछ ले तो। अब आपको आता है ये ना। हाँ जी, अब देखो परिपथ कैसा तैयार हुआ। 4 प्रकार के परिपथ हैं, अब ये जोड़ लिया आपने अलग अलग। अब ये देखना बाकी है कि परिपथ कैसा बना। हाँ वो छोड़ो अभी, है ना। हाँ जी, परिपथ बना, देखो इधर देखो ध्यान से, समझ में आएगा भाई। हाँ भाई, अरे अवानी भाई, परिपथ कैसा बना अपने पास? सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, ये आपने क्या जोड़ा? पहले तो स्रोत, सबसे पहले विद्युत आएगी भाई। ये क्या है? स्रोत। क्या ये? स्रोत। स्रोत के जस्ट बाद में से आपके मीटर में लाइन आ रखी है, उसके बाद में से कहां पे जाती है? सुरक्षा युक्ति में। कहां पे जाती है? सुरक्षा युक्ति में जाती है ना। ऐसे क्या बोल सकते हैं? सुरक्षा युक्ति। कौन कौन हो सकती है? फ्यूज हो सकता है भाई, हो सकता है। सर्किट ब्रेकर हो सकता है, जिसमें कौन आ सकता है? एमसीबी, ईएलसीबी। हाँ जी, ये तो गए यहां पे। और क्या आ सकता है भाई? रिले, मोटरों में आती है ना भाई रिले। तीसरा नंबर है ना ये 3, ये 2 है ना रिले। हाँ वो अलग अलग होता है। इसके बाद में ये आपकी सप्लाई आ गई यहां पे, और फिर ये सप्लाई आने के बाद में ये सप्लाई पहुंच जाती है अपने पास कहां पे पहुंच जाती है? नियंत्रण युक्ति में। और उसके बाद में आपका जो उपभोग बिंदु है, तो क्या बोल सकते हो आप? लोड बोल सकते हो ना भाई, लोड या विद्युत को उपभोग करने वाला उपभोग बिंदु। क्या क्या हो सकता है? बल्ब हो सकता है क्या? और क्या हो सकता? टीवी हो सकती है क्या? फ्रिज हो सकता है क्या? हीटर हो सकता है क्या? सब पता आपको ना। हाँ जी, अरे
ये सुरक्षा युक्ति के बाद में किस में जाता है? नियंत्रण युक्ति। किसमें? नियंत्रण युक्ति। कौन कौन है? सबसे पहला स्विच, सबसे पहला स्विच। दूसरा कौन कह सकते हैं? स्टार्टर भी आ सकता है भाई। और पंखे को कौन नियंत्रित करता है? रेगुलेटर, डायोड भी आ सकता है क्या? कभी कभी स्विच की बात कार्य करवाते हैं हम, होता है ना भाई। पढ़ रखे हो आप? अरे नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे आप। क्या कह सकते हैं? डायोड। किस में आ सकता है? नियंत्रण युक्ति में। किस में आ सकता है? नियंत्रण युक्ति में। तो ये होता है आपका परिपथ। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। पहले किसको जोड़ते हैं, बाद में किसको जोड़ते हैं, फिर किसको जोड़ते हैं, फिर किसको जोड़ते हैं, पता है सबको। अब रटना नहीं है। देखो, अरे ये विद्युत सप्लाई आया आपके मीटर में, ये विद्युत सप्लाई आया आपके मीटर में। किसके माध्यम से? सर्विस तार के माध्यम से आ गई। फिर उसके बाद में एमसीबी बॉक्स में जाती है भाई। उसके बाद में आपके पास जो नियंत्रण युक्तियां होती है, स्विच होता है, फ्यूज होता है, वहां पे जाता है। और फिर उसके बाद में जो भी आपका खपत करने वाला है उसके पास जाता है कि नहीं जाता है। यही परिपथ होता है बनाने का, और यही बनाते हो आप। तो आज के बाद में अगर अपने घर पे आपको ये जरूरत भी पड़े कि अपने को लाइट फिटिंग करनी है ना, किसी को जरूरत पड़ जाए भाई अपने को खुद को ही लगाना है, तो आप क्या लगाओगे? पहले ये नहीं कि पहले स्विच लगा दिया फिर फ्यूज लगा दिया ऐसे, है ना। तो आप आ गया क्या समझ में? फिर नहीं बता रहा मैं। हाँ, ये तो होता है सुरक्षा का मतलब सौत ऑन ऑफ। इसमें तो आपको दबाना पड़ता है भाई, इसलिए सुरक्षा थोड़ी है ये, इसलिए सुरक्षा में आता है। होता ना भाई। इसको हाथ से नियंत्रित करना पड़ेगा, हाथ से नियंत्रित। अब कोई कहेगा गुरुजी हमारी मोटर में दोष हो जाता तो स्टार्टर ऑटोमेटिक बंद कर देता है उसको। अरे वो स्टार्टर नहीं करता, उसमें सुरक्षा युक्तियां लगी हुई होती है, वो कर पाती है। होता है ना भाई, वो सुरक्षा युक्तियां करती है। तो इसलिए कोई भी चीज को रटो मत, तो समझ के पढ़ो। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है भाई, है ना।